Vidyadeep Eduverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यादीप एडवर्स में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम इतिहास की क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो केवल एक ओवरव्यू के तौर पर रहेगी कि जैसे पूरे इतिहास के बारे में हम एक बार देखेंगे कि कैसे कोई घटना कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका दूसरी घटना से क्या संबंध है, फिर उसका तीसरी घटना से, ऐसे ही क्रम से हम पूरी जो अपनी जो जर्नी रहेगी, जो इतिहास की जो जर्नी रहेगी, हम प्राग ऐतिहासिक काल से देखेंगे और 15 अगस्त 1947 जो भारत को जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन तक का पूरा इतिहास आज की क्लास में एक जो 30-35 मिनट की जो क्लास रहने वाली है उसमें केवल एक ओवरव्यू लेंगे कि किस हिसाब से जो भारत का इतिहास रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले तो हम दोस्तों यही देखते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। यानी कि आज का जो वर्तमान समय चल रहा है इस संदर्भ में देखते हुए भविष्य जो भूतकाल में यानी कि अतीत में क्या घटना घटी थी वो उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी को अगर आगे बढ़ाते हुए चले तो प्राचीन भारत का इतिहास से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जो हमने ये जो आगे ये 3 भागों में जो विभाजित कर रखा है वो किस आधार पर कर रखा है। इसका जो विभाजन का जो आधार रखा इतिहासकारों ने वो रहा था लिपि के आधार पर। लिपि दोस्तों, जिस हिसाब से जैसे ये मैंने लिखा है लिपि, ये भी एक लिपि है, यानी कि ये देवनागरी में जो मैंने लिखा है इसी आधार पर इसको डिवाइड किया था प्राचीन भारत के इतिहास को। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल रहा उसको पाषाण काल भी कहा गया, क्योंकि क्या है ना, इसी टाइम पीरियड पे जो मनुष्य ने सबसे पहले जो अपने टूल्स के तौर पे या हथियार के तौर पे जिस भी चीज़ का सबसे पहले प्रयोग किया वो थे पत्थर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाषाण काल। उसके बाद में जैसे मनुष्य थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, सभ्य होता गया, कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे वो सभ्य हुआ उसकी समझ बढ़ी तो उसने पत्थर के अलावा कुछ एक धातुओं का भी यूज किया। जैसे सबसे पहले जो धातु यूज की गई थी वो तांबा थी, इसीलिए जो पाषाण काल जिसको अभी हम प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल बोल रहे हैं, यानी कि पत्थरों का जो टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि पत्थर से मनुष्य अपने औजार बना रहा था, हथियार बना रहा था। उसी के साथ में अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, तांबे का यूज करने लग गया। तांबे को ताम्र भी बोलते हैं, ताम्र, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जो इनके जो बीच का ट्रांजिशन फेज था इसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि एक दिन में ही हर चीज़ समाप्त नहीं हो जाती। कोई घटना एक दिन में ही शुरू नहीं होती और एक दिन में ही ख़त्म नहीं होती। जैसे अब जो ये टाइम पीरियड चल रहा होगा प्राग ऐतिहासिक काल का, अब ये तो है नहीं कि जो मनुष्य थे उन्होंने एक दिन में ही पत्थरों का यूज करना सीख लिया हो, या ये भी नहीं है कि एक दिन में ही उनका जो यूज कर रहे थे वो एक दिन में ही छोड़ दिया हो। एक ट्रांजिशन चला था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। फिर उसके बाद में आगे जो रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल भी हम देखेंगे कि इसको हम ऐतिहासिक काल से क्यों जोड़ रहे हैं। एक तो हमने बता ही दिया कि किस बेस पे जोड़ रहे हैं, लिपि के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक काल है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में अगर लिपि देखी जाए तो कोई लिपि नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई लिपि नहीं मिली। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे अब आगे जो स्लाइड आएगी उसमें हम वैसे देख ही लेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल को फर्दर किस में डिवाइड कर रखा है। जैसे इसको देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता,
और वैदिक सभ्यता में डिवाइड कर रखा है। वैदिक सभ्यता दोस्तों ये वो टाइम पीरियड था जिसमें मनुष्य लिपि यानी कि लेखन शैली तो उसके पास में डेवलप हो चुकी थी, यानी कि उसके पास में एक लिपि तो थी लिखने के लिए। बट आज का जो वर्तमान मनुष्य है यानी कि जो इतिहासकार है वो उस लिपि को समझ नहीं पा रहे। अगर बाई चांस समझ भी गए बट अब उसका प्रमाण नहीं है कि जो हमने समझा है वो सही है या गलत है। इस बेसिस पर कहा जाता है कि जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिपि तो थी किंतु पढ़ी नहीं जा सकी। आगे जैसे हम देखेंगे इसमें ऐतिहासिक काल में इसमें लिपि भी थी और इसको पढ़ा भी गया, इसलिए हम इसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे वाली क्लासेज में देखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं रही, किस आधार पर इनको विभाजित किया गया है। फिर आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल पे। आद्य ऐतिहासिक काल बताया मैंने कि इसमें हड़प्पा सभ्यता रहने वाली है, हमारी वैदिक सभ्यता रहेगी। हड़प्पा सभ्यता में भी हम देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, इसका जो बोलते हैं कि उद्भव के अलग अलग जो चरण थे वो क्या रहे, इसका जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक रहा, और किस मतलब कि ये इसका जो विस्तार हुआ, जो इतनी ये बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी फली फूली थी, इतनी नगरीकृत थी, उसका आधार क्या था, मेन किस चीज़ पर टिकी हुई थी हड़प्पा सभ्यता, यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या थी हड़प्पा सभ्यता के विकास की। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में हम वैदिक सभ्यता देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता अलग क्यों थी, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर जो ऐतिहासिक काल मैंने बताया था कि ऐतिहासिक काल हमारा क्या रहने वाला है। ऐतिहासिक काल में या इसको फिर महाजनपद काल भी बोल देते हैं, बुद्ध काल भी बोल देते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 BC के बाद में शुरू होता है और ये 1200 AD तक जाता है। AD तो दोस्तों इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इससे पहले भी हम देखेंगे कि कैसे मगध की उत्पत्ति हो रही है, विकास हो रहा है, मगध कैसे महाजनपद बन रहा है, कैसे अपने आसपास के जो भी उनके जो उससे जो लगे हुए जो जनपद थे उनको कैसे अपने अंतर्गत ला रहा है। जैसे मगध, अगर मगध की बात की जाए, मगध पर मौर्य शासनकाल से पहले 3 वंश आए, जैसे हर्यक वंश हो गया, नाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। उसके बाद में जो मौर्य वंश है उसकी शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी शुरुआत करता है मौर्य वंश की। फिर बिंदुसार आता है, अशोक आता है, फिर अशोक के बाद में भी कुछ एक उत्तराधिकारी आते हैं, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विदेशी शासक आते हैं, जैसे शक हो गया, कुषाण हो गए, या फिर हमारे जो दक्षिण भारत में जो सातवाहन वंश चलेगा, इन सब के बारे में हम देखते चलेंगे मौर्योत्तर काल में। फिर उसके बाद में देखेंगे गुप्त काल, जैसे इसकी शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की, किंतु इस गुप्त वंश के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहे वो कौन रहे, वो भी देखेंगे कि वो कौन रहे। जैसे सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का, चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है। उसके बाद में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, काफ़ी शक्तिशाली या महत्वपूर्ण शासक रहे गुप्त वंश में। इसीलिए प्राचीन भारत में जो गुप्त काल रहा उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब ये भी देखेंगे कि स्वर्ण काल जो कहते हैं वो किस आधार पर कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल कि कैसे, किस वजह से क्या हुआ कि गुप्त काल समाप्त हुआ, गुप्त काल का पतन हुआ। उसके बाद में छोटे छोटे साम्राज्य उनका उद्भव हो रहा है। छोटे छोटे साम्राज्यों में जैसे अगर उत्तर भारत में बात करें तो वर्धन वंश, जिसकी शुरुआत पुष्यभूति वर्धन द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में आगे चल के उसी में जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश है उसमें हर्षवर्धन एक शासक बनता है। हर्षवर्धन जिसने
उत्तर भारत में लगभग उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार, एक सामंत वर्ग से शुरू होकर और एक शासक वर्ग तक आना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल में। इसी के साथ में हम फिर बंगाल का गौड़ वंश भी देखेंगे, फिर बंगाल का पाल वंश भी देखेंगे। उसके अलावा दक्षिण भारत की भी बात करें, दक्षिण भारत में हम जैसे पल्लव भी देखेंगे और चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते चलेंगे। यानी कि ये सारे गुप्तोत्तर काल के बाद में ही है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में दिख ही जाएगा कि हमने क्या क्या, जैसे मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, कन्नव वंश के बारे में पढ़ेंगे, चेदी वंश जो उड़ीसा में चेदी वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश हमारे महाराष्ट्र के इलाके, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक का जो एरिया है उधर सातवाहन वंश का जो शासन रहा उसके बारे में देखेंगे। संगम काल भी देखेंगे। संगम काल वही चोल, चेर, पांड्य, जो तमिलनाडु और केरल का जो इलाका था, दक्षिण, बिल्कुल सुदूर दक्षिण, भारत के जो सुदूर दक्षिण है उधर जो साम्राज्य या जो राज्यों का जो उद्भव हुआ वो संगम काल कहलाता है। और ये भी देखेंगे कि संगम काल क्यों कहा जाता है, क्यों जैसे बोलते हैं कि कवियों की बैठक जो हुई थी उसके आधार पर, तो ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे संगम काल में। फिर जैसे मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे विदेशी शासक, जैसे इंडो ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए। कुषाण में कनिष्क के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है ना, कनिष्क थोड़ा अपने जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स में कनिष्क के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कनिष्क को एक अच्छे से, मतलब कि पूरे एक लेक्चर इसी के ऊपर चलेगा। जब ये मौर्योत्तर चलेगा तो इस पर अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। कुषाण में जब पढ़ाया जाएगा तो कनिष्क के बारे में ज़्यादा समझाया जाएगा। इसके अलावा जैसे गुप्तोत्तर काल हो जाता है, गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश आ जाएगा, वही अभी बताया था मैंने, हर्षवर्धन। फिर गौड़ वंश, शशांक, जैसे इसका एक शासक हुआ, महत्वपूर्ण शासक है शशांक। फिर पाल वंश, गोपाल इसकी स्थापना करता है। फिर उसके बाद में धर्मपाल, महीपाल, काफ़ी शासक आते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार, जो मध्य प्रदेश का इलाका और गुजरात का जो इलाका है उधर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो रही है। फिर राष्ट्रकूट वंश। फिर हम इन्हीं में ही देखेंगे, जैसे ये जो तीनों मैंने अभी लिखे हैं इसके बारे में एक बार हल्का सा बता दूं मैं। जो पाल वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, इन्हीं के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा। त्रिपक्षीय यानी कि आपस में युद्ध करेंगे। ये युद्ध करते करते क्या होगा, इनकी शक्तियाँ आपस में लड़ते लड़ते इनकी शक्तियाँ खत्म होती जाएगी। यानी कि ये शासक जो इनमें भाग ले रहे थे, भाग लेने के बाद में खुद के ही जो साम्राज्य है उसके पतन का भी कारण बनेंगे। तो देखेंगे कि क्यों ये त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हुए, क्या कारण था, किस चीज़ को लेकर ये शामिल हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा मध्यकालीन भारत का मैंने बताया था, जैसे इस स्लाइड में तो अभी वैसे नहीं है, बाकी हम दक्षिण भारत का जो इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास में हम जैसे संगम काल तो स्लाइड में देख लिया था कि संगम काल पढ़ेंगे, सातवाहन काल पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रकूट इधर आ ही गया कि राष्ट्रकूट, साथ में हम क्या पढ़ेंगे, साथ में हम पल्लव भी पढ़ेंगे, चालुक्य भी पढ़ेंगे, चोल भी पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होगा। जैसे ही हम पूरा जो दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त कर देंगे उसके बाद में हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होकर हम प्रवेश कर जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसे हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। जो अरबों का आक्रमण था, तुर्कों का आक्रमण हुआ, जैसे सिंध विजय हुई, सिंध विजय जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सिंध विजय करता है, उससे हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की। वैसे बस ये केवल एक रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा, बाकी हम इसकी जो बिल्कुल प्रॉपर क्रम वाइज जो तैयारी करेंगे, यानी कि जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे हम 1200 ईस्वी से, क्योंकि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी इसकी स्थापना हो रही है। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक रहता है। 1526 का वही टाइम पीरियड था जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल वंश की नींव रखता है बाबर 1526। जैसे अब देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हमारा जो पहला हो जाएगा ममलुक वंश या गुलाम वंश भी बोल देते हैं इसको, मैं इधर ये साइड में लिख देता हूँ।
वैसे साइड में लिखने की बात नहीं है, अगली जो स्लाइड है उसमें पूरी लिखी भी रखे हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ममलुक वंश, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी जी में आता है, खिलजी वंश से संबंधित था। तुगलक वंश में भी हम मेनली मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी कुछ एक शासक है जिनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी को हम देख लेंगे। उसके बाद में सैयद वंश और लोधी वंश, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। इनके जो शासक हुए वो उनका इतना ये भी नहीं रहा कि कोई योगदान हो भारतीय इतिहास में, इसलिए हम इनको थोड़ा कम कम पढ़ते हुए चलेंगे। इन तीनों को हम बिल्कुल डिटेलिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते भी इन्हीं वंश से, ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। और दोस्तों हमारा जो मकसद भी हमारा यही है पढ़ने का, कि जो जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा क्लियर हो उसके, ना कि ये कि हम सब कुछ पढ़ते हुए चले और हमारा एग्ज़ाम रह जाए। तो दोस्तों जैसे दिल्ली सल्तनत में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जैसे सूफी आंदोलन, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन में भी हम चिश्ती सिलसिला देखेंगे, सूरावर्दी देखेंगे, कादरी सिलसिला देखेंगे, नक्शबंदी सिलसिला देखेंगे, सतारी सिलसिला देखेंगे। अब बात ये हो जाती है कि हम ये पढ़ेंगे क्यों। देखो दोस्तों, इनसे सवाल या क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती तो कम है, बट ये हम बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे 2 या 3 एग्ज़ाम में से किसी में तो पूछ ही लिया जाता है। जैसे चिश्ती सिलसिला से ही जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, ये लगभग जो महान हस्ती थी सूफियों में वो सब जुड़ी हुई थी। सूरावर्दी हो जाएगा, जैसे नक्शबंदी, कादिरी, सतारी, इनसे मुग़ल जो शासक रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एक बार इनके बारे में हल्की एक बार जानकारी हो हमारे पास में। फिर उसके बाद में हम भक्ति आंदोलन में सगुण पक्ष देखेंगे और निर्गुण पक्ष देखते हुए चलेंगे। सगुण में कौन कौन हुए, निर्गुण में जैसे निर्गुण में हमारे जैसे कबीर हो गए हमारे निर्गुण में, सगुण में सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए। तो इनके बारे में हम थोड़ी डिटेलिंग से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों एक बात हो रहा है, मुग़ल साम्राज्य चलो ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, पर जो दिल्ली सल्तनत है जो जहाँ पे हम समापन कर रहे हैं उसी के साथ में हम देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमज़ोर हो रही थी, यानी कि पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, उसी टाइम पर भारत में छोटे छोटे प्रांतों का, छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो रहा था। जैसे हम दक्षिण भारत में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ, फिर उधर ही ऊपर बहमनी साम्राज्य की उत्पत्ति हो रही है। साथ में जब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से अलग होकर जौनपुर और बंगाल में स्वतंत्रता स्थापित हो रही है, उधर राजपूत अपनी अलग से स्वतंत्रता स्थापित कर रहे हैं। ये लगभग हम सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान देखते चलेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। दोस्तों मुग़ल साम्राज्य से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और मुग़ल साम्राज्य में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एक तो बाबर के जो युद्ध हुए, बाबर के युद्ध से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। हुमायूं से थोड़े कम ही क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो युद्ध से संबंधित है। बाकी सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है अकबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस हमारा मुग़ल में रहेगा, वो रहेगा अकबर को हम पूरे डिटेलिंग हम ये भी देखेंगे क्यों अकबर को महान शासक कहा जाता है। जैसे मौर्य शासक का नाम लिया जाए, जो अशोक हुआ मौर्य साम्राज्य का, तो अशोक को हम अशोक महान बोलते हैं, महान सम्राट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण थे। इसी प्रकार अकबर को महान बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हम पूरी पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद में हम जहांगीर छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा इसके बारे में है नहीं डिटेलिंग, पर फिर भी इसके बारे में भी देखेंगे। शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ में हम मेनली तो देखेंगे स्थापत्य कला, जहांगीर में हम देखेंगे इसकी चित्रकारी, औरंगजेब। अकबर जितना महत्वपूर्ण अकबर का जो शासनकाल रहा, या एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम अकबर को पढ़ेंगे, जितना ध्यान हम अकबर पर देंगे, उतना ही फोकस से हमें औरंगजेब को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन औरंगजेब से भी अच्छे खासे बनते हैं, इसलिए हम औरंगजेब को भी पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों फिर उसके बाद में जैसे हम आधुनिक भारत का इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या।
देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूरोपीय का आगमन। किस प्रकार से जो विदेशी जो शक्तियाँ हैं, जैसे यूरोपियन शक्तियाँ, वो कैसे भारत में क्यों प्रवेश कर रही है, उसका पहले रीज़न देखेंगे कि क्यों प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से इन यूरोपीय शक्तियों ने भारत में यानी कि अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए आपस में ही युद्ध किए। जैसे हम एक युद्ध के बारे में देखते हैं, वेदारा का युद्ध, जो कि अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में लड़ा गया। इसके बाद में हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय शक्तियों को पराजित करके इनको भारत से बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद में खुद का साम्राज्य स्थापित किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो शुरुआत हो रही है, यानी कि जो आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं, वो कहाँ से, हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं 1757, जो प्लासी का जो युद्ध है 1757, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जिसकी पुष्टि 1764 में बक्सर के युद्ध में होती है। हम सारा देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के कारण भारत पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए अनेक नीतियाँ लाई और उसके अनुसार कार्य करते गए, और किस प्रकार भारत को एक गुलामी की राह में धकेल दिया और कैसे उसका शोषण करते हुए भारत ना केवल भारत के लोगों का दमन किया, बल्कि यहाँ से जो संसाधन, जो भारत के जो संसाधन थे, उनको यहाँ से ब्रिटिश इंग्लैंड ले जाकर अपने खुद का यानी कि मातृ देश का हित साधा। ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य के जो विस्तार है उसमें ब्रिटिश जो अंग्रेज है उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी। उसके बाद में हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ देखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार होगा, जो उसकी नीतियाँ होगी, ये किस हद तक भारतीय जो प्रतिक्रियाएं रहेंगी उनके लिए जिम्मेवार रहेंगे। जैसे जनजातीय जो विद्रोह हो रहा है, किसान मजदूर आंदोलन हो रहे हैं, 1857 क्रांति हो रही है, इन क्रांति या आंदोलन में या इन विद्रोह में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ या ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार की जो नीतियाँ थी वो क्या योगदान दे रही है कि भारतीय प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये सब चीज़ हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भारत में जो कुरीतियाँ चल रही थी उसको मिटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ में विवेकानंद के बारे में देखते चलेंगे। अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ सर सैयद अहमद खां के द्वारा, उसके बारे में देखते हुए चलेंगे। यानी कि हम इसमें लगभग वो सारी चीज़ें देखते हुए, वो सारे आंदोलन देखते हुए चलेंगे जो भारतीय समाज के सुधार के लिए अति आवश्यक थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद में हम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे अभी मैंने इसमें टाइमलाइन दी नहीं, वैसे हम देख लेते हैं। 1885 से हम इसकी शुरुआत करेंगे और हम जाएंगे 1947 तक। 1947, 15 अगस्त 1947, ये दिन सबको याद है कि इसी दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, भारतीय स्वतंत्र हुआ था। और 1885 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी वर्ष INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। तो दोस्तों, किस प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, राष्ट्रीय आंदोलन को किस गति से या बोले तो किस तरीके से आगे बढ़ाया, ये सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, क्या राष्ट्रीय आंदोलन में केवल कांग्रेस की भागीदारी थी? अगर कांग्रेस की ही भागीदारी थी तो उसमें कौन कौन थे, या अगर नहीं थी तो कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी कि जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को, जिसके पास में कोई दिशा नहीं थी, दिशाहीन था, नेतृत्वहीन था, किस प्रकार कांग्रेस के द्वारा इसको दिशा दी गई। फिर उसके बाद में कैसे क्रांतिकारी विचार इसमें उत्पन्न हुए, ये सारी चीज़ें हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखते चलेंगे। दोस्तों, एक टॉपिक रखा है विविध का। अब ये भी बता दूं मैं विविध में क्या देखेंगे। जैसे जो यहाँ पर हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ देख लेंगे,
उसमें कुछ एक एक्ट्स वगैरह भी आएंगे, उन एक्ट्स को हम इधर भी कवर कर लेंगे। क्या है ना, इधर कवर करने में अगर जैसे पहले इधर कवर करवा दिए जाते हैं तो क्या होगा, वो तुम इधर में थोड़ी दिक्कत आएगी कि हम कैसे समझे, कैसे याद करें। क्योंकि क्या है, हमें पूरी ये राज्य विस्तार का जो हमें क्रम है, वो जब हम यहाँ तक आ जाएंगे वो हम समझ जाएंगे कि नीतियाँ ये जो बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी। तो इस वजह से ये टॉपिक सबसे लास्ट में रखा गया है। जैसे हमारा विविध का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो इतिहास का, भारत के इतिहास का जो सिलेबस है, कोर्स है, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो एक बार हम भारत के इतिहास में एक बार पढ़ लेंगे, चाहे फिर उसके बाद में एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो, उसमें आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। क्योंकि हमने जो कंटेंट तैयार किया है वो तीनों ही एग्ज़ाम्स को देखते हुए किया है। इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे एनालिसिस किए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किसको थोड़ा छोड़ भी दिया जाए तो काम चल जाएगा। और दोस्तों एसएससी वालों के लिए तो मैं ये बात बोलूँगा कि अगर एसएससी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इतिहास से, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन गारंटी के साथ में ठीक होंगे। अगर आप लोग जो ये क्लासेस चलेंगे उनको बिल्कुल ही प्यार से और ध्यानपूर्वक अगर सुनते हुए चलोगे, देखो दोस्तों इतना और है कि आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलें होती होंगी कि इतिहास को कैसे याद किया जाए, कैसे समझा जाए। इसकी भी टेंशन लेने आज से बंद कर देना। क्योंकि क्या है ना, हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ही एक कहानी के तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत का इतिहास की शुरुआत हो रही थी और कैसे प्रागैतिहासिक काल से एक मनुष्य ने अपने सभ्यता की शुरुआत की और कैसे हमने 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त की। तो दोस्तों ये हमारा पूरा सफ़र रहेगा, इस सफ़र से जुड़े रहिए। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, पढ़ाई के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखना। क्लासेस हमारी जो चलेंगी वो छोटी छोटी क्लासेस लेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लासेस देखो ये हमें भी पता है कि बच्चे इतनी बड़ी क्लासेस नहीं कर पाते, बोर हो जाते हैं। हमने जो टारगेट रखा है क्लासेस का वो हमने रखा है केवल 30 मिनट का, कि 30 से 35 मिनट के बीच में हमारी क्लासेस समाप्त हो जाए, ताकि आप लोग भी जल्दी से देख पाओ, उनको रिवाइज कर पाओ। और दोस्तों एक और बात, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये पीपीटी या जो भी ये स्लाइड्स रहेंगी वो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आज मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये हमारी जो पढ़ाई का जो ये सिलसिला है या जो फिर जो हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो दोस्तों शेयर भी करना दोस्त अपने ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेता हूँ मैं आज।